गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, क्या बात है। वेलकम 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 यू ऑल। आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत कपल आए हुए हैं बेगूसराय की धरती से, और पुराने मास्टर ब्लास्टर हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और अभी नए प्लेटफॉर्म पे बैटिंग करना शुरू किया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जोश खरोश बहुत ज्यादा है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही कपल से, जैसा कि मैंने बताया, बेगूसराय से मुनिधर सर एंड मोनिका मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग, क्या सर। बात है। वेलकम वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। आज आप दोनों लोगों का पावर ग्रीन टी में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं और मैचिंग कर रहे हैं। मैचिंग स्मार्ट लग रहा है। वेरी गुड। मुनिधर सर, आज हम सब लोग आपसे सुनना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में, आपकी मोदी केयर की यात्रा के बारे में। क्या आपके अचीवमेंट्स रहे, क्या बेसिक जो जोश खरोश के जो आपकी जो हमेशा हम देखते हैं आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, तो आखिर उसके पीछे क्या रीजन है। तो आज आपकी स्टोरी सुनने के लिए हम सब लोग लालायित हैं। वेलकम, नाउ स्टार्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप लोग को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मुनिधर कुमार सिंह, घर मेहदा शाहपुर और बेगूसराय जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में लगभग 18 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म अगर मुझे कहीं मिला है तो आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ समीर मोदी आजादी प्लान के द्वारा। कहा जाता है कि लोग भटकते भटकते अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं, तो बस यूं ही समझिए कि पिछले 18 साल का जो दौर था वो भटकाव का था और पिछला जो 2 साल का दौर है वो ठहराव का है। कहा जाता है कि ठहराव और भटकाव में कुछ डिफरेंस होते हैं। तो जो भटकाव का दौर था वो दौर नदियों में देखी जाती है जो भटक के प्यासे के पास जाती है, और जो ठहराव का दौर होता है वो कुएं के पास होता है, जो प्यासा कुएं के पास आता है। तो एक छोटा सा 2 लाइन है कि नदी और कुएं आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा क्या बात है कि तुम खारी हो जाती हो और मैं मीठा हो जाता हूं। तो कुएं ने नदी को यही जवाब दिया कि जो आपका भटकाव का दौर होता है वो आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आप खारी हो जाते हैं, और मैं एज ए कुआं जब हमारा पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है तो मीठा हो जाता है। तो बस यही चीज मेरा कहना है कि पिछला जो 18 साल का दौर रहा वो भटकाव का दौर रहा, इसलिए लाइफ में कुछ वैसी अचीवमेंट नहीं रही, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। और ये जो 2 साल का हमारा दौर है ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा बीता है। कारण इसके हैं कि अनूप सर और नवनीत सर जैसे मेंटर्स हमारे साथ थे और हैं, यही कारण है कि पिछला 2 साल का दौर बहुत अच्छा बीता। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊं कि मैंने अपने नाम पे बहुत सी कंपनियों में अपना भाग्य को आजमा लिया था, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि सुनते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी एक लेडीज का हाथ होता है। तो इस बार अगर मुझे मौका मिला है तो मैं मोदी केयर को जो खेलूंगा वो वाइफ के नाम से खेलूंगा। इसलिए मैं आप लोग को बताऊं कि 70524413 जो मेरा कोड है, ये कोड कुमारी मोनिका के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी कि इसके जो रियल ऑनरशिप है वो कुमारी मोनिका के पास है। और मैं एज ए अकाउंटेंट अपने 18 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे बेहतरीन तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच कुमारी मोनिका मैम कुछ बोलें अपने दिल से
जो मोदी केयर में वो क्या फील कर रही हैं, एक छोटा सा अपना परिचय भी दें, एक जोरदार ताली से। वेलकम मैम। बिल्कुल, कान में लगाने दो, अभी आवाज नहीं जा रही। बोलो। वेलकम मैम। थैंक यू। गुड मोदी केयर मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ यू। जोर से बोलिए मैम, आवाज धीमी आ रही है, जोर से बोलिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, वेरी गुड। सर मेरा नाम तो ये बता ही चुके हैं, लेकिन मैं फिर से अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम कुमारी मोनिका है। मेरा जन्म सोखाड़ा बरौनी में हुआ है और मैं अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की। और 10th की पढ़ाई मैं बरौनी से की। उसके बाद 12th की पढ़ाई बेगूसराय से। ग्रेजुएशन भी मैं बेगूसराय जीडी कॉलेज से ही की हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से क्लियर की। और एक्चुअली मैं जब मैं 12th में थी, उसी समय मेरी शादी की बात मेरे मम्मी पापा करने लगे। एक्चुअली में होता है टेंशन हर पेरेंट्स को कि लड़की है, जल्दी उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो एज पेरेंट्स वो मेरी शादी की बात स्टार्ट किए। तो उस समय RCM बिजनेस मतलब मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरे पापा सभी कर रहे थे और ये भी RCM में ही थे। उसी दरमियान इन लोगों की मुलाकात हुई और मेरी शादी की बात इनसे स्टार्ट हुई, वो भी मेरे भैया के द्वारा। उनका नाम है UB शर्मा, जो अभी मोदी केयर में भी हैं। तो ये बात स्टार्ट हुई और मेरी शादी इनसे मतलब हो ही गई। तो जब शादी हुई तो ये RCM ही कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि हर लड़की का सपना होता है कि जब उसकी शादी हो तो वेल फैमिली में हो और हर तरह से फैमिली मजबूत हो। जब हम ससुराल आए तो ऐसा कुछ शुरू का समय तो अच्छा ही बीता, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतते गया तो लगा कि नहीं, कुछ तो कमी है। लाइफ में हर चीज जल्दी मिलती नहीं है। ऐसा हुआ कि RCM बीच में ही बंद हो गया। उस पे पता नहीं ऐसा कुछ हुआ, केस हुआ था, बंद हो गया। तो हमारी जिंदगी की गाड़ी स्थिर हो गई। लगा अब क्या होगा, ये तो बंद हो गया, अब क्या होगा। उसी दरमियान मेरी फर्स्ट बेबी का बॉर्न हुआ तो और भी मुश्किल लग रहा था कि अब समय कैसे कटेगा। फिर धीरे धीरे इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की, जिससे अच्छी सैलरी आती थी और घर परिवार ठीक से चलने लगा। मैं उसी से संतुष्ट थी, चलो भाई पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, रह रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि लगता था ना, सिर्फ खाने और रहने से यही जिंदगी नहीं है, इसके आगे भी कुछ होना चाहिए। अपना घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन वो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि जो सैलरी आता था उससे तो सारा मेंटेनेंस में ही खत्म हो जाता था। तो धीरे धीरे चलती रही जिंदगी और मैं नवनीत सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्हीं के द्वारा मोदी केयर हमारे घर में आया। उन्होंने सर को मोदी केयर के बारे में बताया और ये फर्स्ट टाइम ही मोदी केयर ज्वाइन कर लिए और बताए कि मैं मोदी केयर ज्वाइन किया हूँ। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार नेटवर्क करके फंस गए थे बहुत ज्यादा, मतलब कर्ज भी हो गया था उस बिजनेस में। तो लग रहा था कि ना फिर ये कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ ऐसा हो। लेकिन जब मैं इसके बारे में जानी, मीटिंग में गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका सारा प्रोडक्ट यूज की तो लगा नहीं, इसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। जहाँ हम एक्सपेंस इतना मार्केट में करते हैं, दुकान जाते हैं, सामान 5,000 का 6,000 का लेते हैं राशन की दुकान से, वो कभी हमको 10 रुपया भी नहीं छोड़ता है, यहाँ तक कि 10 रुपया बढ़ा के ही ले लेता है। यहाँ पे तो फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है और बहुत सारे, और मेरे अकाउंट पे पैसा भी आ रहा है। लगा नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए। धीरे 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 ये बिजनेस हमारे घर में पूरी तरह से छा गया। हमारे बच्चे भी हर समय मोदी केयर करने लगे। और अभी ऐसा है कि मेरा छोटा एक 5 साल का लड़का है, वो हर समय मोदी केयर का ही नाम लेता है। जो भी सामान हो, कोई भी अगर बाहर भी जाता है, कोई अगर टॉफी भी देते हैं तो कहता नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे मोदी केयर का ही टॉफी चाहिए। वो क्या बात। और
ऐसा लग रहा है कि जब से मोदी केयर ये ज्वाइन किए हैं और कर रहे हैं, तो अब लग रहा है मेरा सपना पूरा हो सकता है, होने ही वाला है। अब तो कार्ड फंड भी मिलने लगा है और मुझे बहुत खुशी है कि जिस क्षण इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया वो हमारे जिंदगी का सबसे सुनहरा क्षण था वो। और मैं नवनीत सर को, अनूप सर को, मैम को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। ठीक है, और आगे सर बताइए। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए मैम, आपको प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं? सर इसके प्रोडक्ट्स तो बेहतरीन हैं। जहां तक कॉस्मेटिक की बात है वो उसके बारे में तो मैं क्या प्रशंसा कर जो करूं कम है। इतना सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैं पहले यूज की थी, लैक्मी का, लोरियल का, उतना संतुष्ट मैं नहीं हुई थी। और जब इसका प्रोडक्ट मैं यूज करना स्टार्ट की, बेहतरीन प्रोडक्ट है। और घर का जैसे सर्फ, साबुन, पेस्ट जो भी है सर, बहुत अच्छा है। मैं तो सबको कहती हूँ, जो भी मेरे घर आते हैं सबको सबसे पहले मैं यही कहती हूँ, जो पुराना मार्केट है उसे आप छोड़िए, आप मोदी केयर का प्रोडक्ट लीजिए, आपको हर चीज मिलेगा। प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, साथ में आपको पैसा भी आएगा और जो भी सपने हैं आपके वो इससे पूरे होंगे, जो सोचिएगा उससे ज्यादा आएगा। बहुत बढ़िया मैम। ठीक है, आगे सर बताएंगे। हेलो, वेलकम सर सर। आवाज आ रही जी? बिल्कुल आ रही है। मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले हम चाहेंगे कि मैडम ने आज जो कुछ भी बोला है, शायद इतना बोलने का मौका इनको स्टेज पे भी नहीं मिला था, क्योंकि अभी तो लेवल आना शुरुआत ही हुआ है और बेगूसराय में पहले से ही बड़े बड़े लेवल हैं, उनके बीच अभी बहुत ज्यादा बोलने को मौका नहीं मिला। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अमृता मैम एंड अनूप गुप्ता सर का, जिन्होंने ग्रीन टी में आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। सबसे पहले मैं 5 से 7 मिनट सर मैं अपने कुछ फास्ट के विषय में बताना चाहूंगा जी। एक्चुअली बेगूसराय में हमारा जो जन्म हुआ वो बरौनी रिफाइनरी के हॉस्पिटल में जन्म हुआ सर। हमारे पापा स्वर्गीय रामसागर सिंह आईओसी में एक मैकेनिशियन इंजीनियर हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि बेगूसराय के बीच में जो बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप है वो मिनी बॉम्बे कहा जाता है सर। वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ की इनकम, हर चीज वहाँ पे अप टू डेट। लेकिन मैं अपने पापा का 5वीं संतान था, इसलिए मुझे उस कैंपस में रहने का बहुत कम मौका लगा। मैंने बोर्ड किया और आफ्टर बोर्ड मेरे पापा वहां से रिटायर कर चुके। 2009 में मैंने 1999 में मैंने बोर्ड किया और 2000 ईस्वी के जून महीने में पापा हमारे रिटायर कर। अप्रॉक्स उस वक्त हमारी एज मात्र 14.5 साल हो रही थी और पता नहीं भगवान का कुछ दिया हुआ ऐसा होता है, क्योंकि वो जिनको निखारना चाहते हैं उनके जिंदगी में बहुत कुछ उलझने देते हैं। मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा फील होता है, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी ऐसे कामयाब व्यक्ति को नहीं देखा है जिनका पास्ट जो है बहुत बेहतरीन था या जिनके फादर्स, जिनके ग्रैंडफादर्स बहुत बड़े ऊंचाई पे थे। मैंने यही फील किया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। 14.5 साल के एज में जब हमारे पापा रिटायर किए थे तो समझ सकते हैं कि उस वक्त हमारा बहुत सारा ऐसा सपना था जो मुझे टूटते हुए दिखाई पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि पापा ने आईओसी में जो ज्वाइन किया वो 1964 में ज्वाइन की, 1968 में उनकी शादी हुई, 1971 में हमारे बड़े भैया का जन्म हुआ और 1974 में उनकी ब्रेन हैमरेज कर चुकी, जिसके बाद लगातार 6-7 साल उनकी इलाज रांची और बेहलौर से चला। लेकिन 2000 ईस्वी तक उन्होंने जॉब किया और डॉक्टरों का ऐसा कहना था कि इनके साथ कभी भी
आप लोगों को डिस्कशन ज्यादा नहीं करना है, ये जो कहते हैं उसी को सही मान के इनको दिलासा दिलानी है। जब मैंने इंटर में एडमिशन नहीं ले रहा था, मैं उनको बताया कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूं और मैं देखता हूं कि लोग सारे लड़के बाहर निकल के तैयारी करते हैं और किसी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहां क्लास नहीं करना पड़े। लेकिन वो तो 1974 के बाद बदलती हुई दुनिया के विषय में जानकारी ही नहीं रखते थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि तुम जीडी कॉलेज में नाम लिखा लो और तुमको नौकरी सर्विस मिल जाएगी। क्योंकि जिस समय उनको जॉब मिला था उस समय वो कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे और उनको बुला के नौकरी दी गई थी, क्योंकि उस समय नौकरी करने वालों लोगों की संख्या बहुत कम थी। तो मैंने जब इनकी बातें को सुना तो मुझे लगा कि शायद अब इनके साथ मुझे डिस्कशन नहीं करना है। अपना सारा रिटायरमेंट का फंड लेकर के वो अपना गांव में घर बनाए। मैंने उनसे फिर एक बार कहा कि पापा ऐसा कीजिए, आप बेगूसराय में घर बनाइए, इसलिए चूंकि हम लोग आईओसी में रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। वो बोले 25 साल मैं गांव में रहा, 35 साल मैंने आईओसी में जॉब किया, आफ्टर रिटायरमेंट मैं गांव में शिफ्ट होऊंगा। मैंने उनको बता के ठीक है आप ऐसा कीजिए, गांव में 1-2 रूम बना लीजिए। फिर मुझे उसी तरह से वो समझाने लगे कि कैसा बात करते हो, मैं 35 साल आईओसी में नौकरी किया हूँ और गांव में 1 रूम बनाऊं। वो गांव में जाकर के 32,000 स्क्वायर फीट का 5 रूम, 1 हॉल, 3 लैट्रिन बाथरूम, 2 किचन के साथ फ्लैट को तैयार कर दिया। मेरा गांव यहाँ से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी है। रोड इतना सुंदर है कि मैं 20 मिनट में अपने गांव जा सकता हूँ। लेकिन गांव का इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ पे हम अपने बच्चे को बेहतरीन स्कूल में एडमिशन तो दे सकते हैं लेकिन बेहतरीन माहौल नहीं दे पाते। अगर वहाँ के बच्चे किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भी आते हैं तो वो अपनी मम्मी को मम्मी जी नहीं बोलते हैं, वो मम्मी ये मुंह से निकल जाता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट होता है, माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। मैंने इस चीज को महसूस किया, इसलिए मैं कभी गांव में शिफ्ट हुआ ही नहीं। मैंने बेगूसराय में रह करके अपना इंटर की पढ़ाई की, बेगूसराय में रह के मैंने ग्रेजुएशन का दौर किया। लेकिन जो हमारा केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन की तैयारी मैं कर रहा था उसी दरमियान हमारा परिवार बुरी तरह से उलझ चुका था। हमारे बड़े भाई 2006 में गुजर गए। 22 साल की एज में मैंने उनको आग दिया। 2008 में बाबूजी गुजर गए। 24 साल की एज में मैंने उनको आग दिया। और उस समय से 2006 से मैं अपने बड़े भाई की 4 संतान, 3 लड़की 1 लड़का को पढ़ाना लिखाना सारी जवाबदेही मेरे ही ऊपर। मेरी कब बचपन से मैं जवानी में आया मुझे कुछ पता नहीं चला। और उसी दरमियान जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपने घर परिवार को सींचने लगा। 2008 में बाबूजी का देहांत हो गया। 2009 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरी वाइफ का पूरा सहयोग मिला मेरे परिवार को संभालने में। 2014 में मैंने अपनी बड़ी भतीजी का शादी किया। 2015 में मैंने अपनी मंझली भतीजी का शादी किया। एक और भतीजी है जो कि आगे उसकी शादी करनी है, अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो इस तरीके से मैं अपने परिवार के साथ अपने घर को अपनी वाइफ की मदद से अपने कामों से करने लगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेरी लाइफ में मेरी काम की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जान करके ये आश्चर्य होगा कि एक 17 साल के एज में सबसे पहली कंपनी मैंने ज्वाइन किया था और वो कंपनी थी एमवे। और वहीं से मैं नवनीत सर, अनूप सर, रवि सर, राजेश सर, इन लोगों से परिचय हुआ। जबकि ये सारे लोग हमारे अपलाइन सीरीज में नहीं आते थे, लेकिन आज भी मेरे पास वो फोटो है जो नेताजी इंडोर स्टेडियम के बीच पे समुद्र किनारे जब अनूप सर का डांस का जो फोटो आप लोग देखेंगे तो शायद आपको ये एहसास होगा कि ये सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति है, गुरु है। इसलिए क्योंकि आज के डेट में
कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप मोदी केयर दिखा दीजिए तो वो मोदी केयर में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको स्टार्ट होने में उतना ही देर लगता है जितना देर उसको अपने आप को स्टार्ट करने में लगता है। और यहाँ पे अनूप सर पहले से हाईली एक्साइटेड व्यक्ति थे, हम उनको काफी फॉलो करते थे। वो मुझे नहीं पहचानते थे उतना, लेकिन मैं उनको काफी फॉलो करता था क्योंकि वो सुर्खियों में रहते थे। पटना का स्टेज संभालना, नितकला स्टेडियम का स्टेज संभालना, ये सारा चीज मैंने बहुत नजदीक से इन लोगों में देखा। तो कहते यही है कि एमवे बिजनेस जो मैंने किया, सिर्फ और सिर्फ मुझे वहां से ये बिजनेस कैसे करना चाहिए ये पता चल गया, और इस बिजनेस को करने के पीछे क्या कारण होना चाहिए वो मुझे पता चल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बिजनेस को करने के पीछे आपका क्यों काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। हमारे परिवार में जब बड़े भाई की देहांत हुई तो उसी वक्त हम अपने परिवार को संभालने में लग गए, तो हमारे सारे अपलाइन सीरीज जो भी एमवे के थे वो सब हमसे कट हो गए। नतीजा यही हुआ कि उससे मुझे निकलना था, तो बजा भगवान ने खुद दे दिया, मैं उससे निकल गया। और दोबारा फिर मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आई, माननीय श्री यूबी शर्मा जी के द्वारा, जिन्होंने आरसीएम बिजनेस करने के लिए मुझे तैयार किया। मैं उनको बार बार जो है यही कहता था कि सर, एमवे बिजनेस में मुझे सिखाया गया है कि ये बरसाती मेढक की तरह बहुत सारी कंपनियां आती है, जहां भी एमवे जाता है वहां टर 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 करते हुए आती हैं और फिर वो चली जाती हैं, इसलिए इन छोटी मोटी कंपनियों में सर मत पड़िए। नहीं, इसका बहुत चीज अच्छा है, ये है वो है। आप ऐसा कीजिए, आपको खुद नहीं करना है तो कम से कम हमारे लोगों के लिए 3-4 लोगों की ज्वाइनिंग करा दीजिए। हमने बस यही किया कि उनके कहने पे 3-4 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, लेकिन आगे चल के ऐसा हुआ कि वो 3-4 लोग मुझे मजबूर करने लगे कि भाई आपको हमारे लिए काम करना हो, क्योंकि हम आपकी बातों को सुन के ज्वाइन किए। लगातार 2006, 7, 8, 9 जो मेरा दौर चला, वो 4 साल से 5 साल का दौर मेरा आरसीएम बिजनेस में चला। और जो मेरा हाईएस्ट पे आउट था वहां 4 से 5 साल काम करने के बाद, वो मेरा 44,000 का था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि मेरी आरसीएम बिजनेस को करने के दरमियान मुझे क्यों मिल गया, वो क्यों कोई और नहीं, माय ब्यूटीफुल वाइफ। मेरी कारण मोदी केयर करने का और कुछ नहीं है। मैंने कुमारी मोनिका के नाम पे ज्वाइन भी इसीलिए किया क्योंकि मैं बिजनेस भी इसी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि आखिर हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर नेटवर्क इंडस्ट्री से लाखों रुपए कमा सकता है तो वहां मुनिधर क्यों नहीं कमा सकता। और मुझे दिखाना है कि दुनिया के तमाम लोग जो 4 व्हीलर मेंटेन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ अपना 3 से 5 साल समय दे करके एक खूबसूरत बंगला और एक खूबसूरत गाड़ी अपनी वाइफ को मैं गिफ्ट करूंगा इस बिजनेस के लिए। इसी कारण है कि मैंने इस बिजनेस को वाइफ के नाम से ज्वाइन किया। तो आरसीएम बिजनेस का मुझे सबसे बहुत बेहतरीन चीज यही मिला कि मुझे वहां से कारण मिल गई, क्योंकि मेरी शादी आरसीएम फैमिली में हुई और नेटवर्क इंडस्ट्री को समझते हुए इसने हमारे साथ शादी किया। लेकिन 2011 में कंपनी में जो केस हुआ, तो ये एक बेहतरीन मौका था मेरे जैसे लीडर का निकलने का उस सिस्टम से। अन्यथा ऐसा भी हो सकता था कि बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते, क्योंकि आपकी जब सोच बहुत हद तक पूरी नहीं होती है तो आप उस सिस्टम में से बाहर भी नहीं सोच सकते हैं। मजबूरी हो गई थी लोगों के बीच इस तरह का भाव रखने का कि लोग जान रहे हैं कि इस व्यक्ति को अब 30,000 40,000 रुपए आ रहा है, लेकिन आफ्टर केस उस कंपनी से 4,000 5,000 रुपए हमारे जैसे लोगों को आने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इस सिस्टम से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा। मैंने कभी जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया, और वो इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि एमवे बिजनेस के
करने के दौरान जब मैंने फर्स्ट कॉन्वेंशन अटेंड किया था जेपी पैलेस आगरा में, वो अक्टूबर 2002 का समय था, जिस वक्त हमारी वहाँ पे प्रोग्राम हुई। तो उस प्रोग्राम में आए हुए बहुत सारे लीडर्स, अचीवर्स से जब मेरी मुलाकात हुई और वहाँ का जो मैंने सीनरी देखा, तो मुझे लगा कि शायद बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप को जो लोग मिनी बॉम्बे कहते हैं, वो तो इसके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि उस वक्त 13,579 रुपए एक रूम का किराया हुआ करता था, और एक दिन में 2 आदमी अगर एक रूम में है तो उनका सुबह से शाम तक नाश्ता लगा करके 30,000 रुपए का बजट होता था। 30,000 से हिसाब से 3 दिन वहां रहने का मौका मिला। 90,000 का एक्सपेंस हमारे ऊपर किया गया था, लेकिन ग्रुप में जब कोई काम किया जाता है तो वहां पे बहुत सारा कंसेशन मिलता है। तो इस दौरान हम लोग से मात्र 12,000 रुपए लिया गया था, और कुछ लेवल होता था जिस लेवल के लोगों को वहां इनवाइट किया गया। तो वहां पे मैंने देखा कि बस पानी में सेंसर लगा हुआ है। ये चीज महसूस करने को मुझे वहां मिला कि अगर नीचे में हमने हाथ लगा दिया तो पानी सर आ गया। मुझे लगा कि नहीं, लाइफ में ये सब चीज होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हमारी वो इनकम नहीं है जितना हम मेंटेनेंस करते हैं अपने घर परिवार के लिए। आज के दौर में बेगूसराय जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, वहां पे सिर्फ रहने जीने में 50,000 रुपए का जब हम खर्च करते हैं तो यहाँ के लोगों को परेशानी होती है कि आखिर ये बंदा करता क्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर मोदी केयर में ये कैसे ग्रो करता है और कैसे इनकी इनकम आ रही है। एक बगल के डीपी में थोड़ा बहुत सर्विस दे देने से क्या व्यक्ति इतना अच्छा इनकम, इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी सकता है, ये लोगों को भरोसा ही नहीं है। तो जिस वक्त हमारी अच्छी इनकम नहीं थी, उस वक्त भी हम यही मेंटेनेंस करते थे, क्योंकि मेरी सोच यही थी कि हमारे परिवार, हमारे बच्चों को वो चीज देखने को ना मिले जो चीज हमने अपने लाइफ में महसूस किया है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपने सिर्फ निगेटिविटी को ही देखते रहते हैं तो शायद आपके माइंड का डेवलपमेंट रुक जाता है, आपकी विकास दर स्लो हो जाती है। इसलिए हमने कभी भी अपने आप को ऐसा कुछ महसूस होने के लिए नहीं दिया अपने फैमिली को कि आप कभी ये फील ना करें कि हमारी इनकम कम है। लेकिन एक डायलॉग हर फिल्म में मैं सुना करता था कि जिस चीज की तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं, जिस चीज को आप दिलो जान से खोजते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। जी हाँ सर, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि 2001 में एज ए क्रॉस लाइन होने के बावजूद नवनीत सर ने बेगूसराय आके अपनी नॉलेज से हम लोगों को टीच किया था। उसके बाद उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं थी, ना मेरे मोबाइल में उनका नंबर था, ना उनके मोबाइल में मेरा नंबर था। लेकिन जैसे ही 2016 में अगस्त महीने में दिल्ली सरकार ने नेटवर्क इंडस्ट्री को काम करने के लिए गाइडलाइन तैयार की, उस दिन के बाद मेरी ये दिली तमन्ना थी कि मैं जॉब करूं या कुछ भी करूं, लेकिन मैं एक नेटवर्क इंडस्ट्री में जरूर काम करूं। लेकिन वो कौन नेटवर्क इंडस्ट्री होगा और वो कौन व्यक्ति होगा जो मुझे समझा सकता है, दूर दूर तक मेरा ख्याल नहीं था। हम सिर्फ यही सोचते थे कि किसी भी तरह से कोई नेटवर्क इंडस्ट्री हमें मिले जहां पे हम कुछ अच्छा कर सके। और मेरी ये सोच बार बार सोचने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि 17.5 साल के बाद नवनीत सर का फोन मेरे मोबाइल पे आता है। उस दिन बहुत बड़ा शौक मुझे लगा कि काश ऐसा भी होता है। फील करने के लिए मिला कि कायनात कैसे मेरी मदद कर रही। मैं आपको बता रहा हूं सर, उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा जिसने ऐसा मोमेंट मेरे लाइफ में क्रिएट किया कि मैं खुद एमवे बिजनेस से निकल गया। उस परम पिता परमेश्वर ने कुछ ऐसा आरसीएम बिजनेस में क्रिएट किया कि मैं उससे निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरी मंजिल कहीं और थी, मुझे जाना कहीं और था। और वो जो 18 साल का समय बीता, उस 18 साल के बाद पिछला जो 2 साल से जो टाइम मेरी बीत रही है काफी बेहतरीन बीत रही है। और हर दिन मुझे लग रहा है कि मैं आज कुछ डेवलप किया।
उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा अगर कोई पावर है तो वो शमीर मोदी आजादी प्लान का और टीम मिशन का। क्योंकि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने 3P पे मुझसे बात किया था। 5P क्या होता है मैं तो खुद नहीं जान रहा था, लेकिन मैंने 5P को महसूस किया कि जिस वक्त हमारा जन्म हुआ था, हमारे गार्जियन हमारे नजदीक के किसी स्कूल में हमारा एडमिशन करा दिए, और यही चीज आम फैमिली में भी होता है। उनका भी एडमिशन वहां पे किसी आस पड़ोस के स्कूल में हो जाता है। ये चीज आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा स्कूल जाने योग्य तैयार होता है तो उसके गार्जियन परेशान हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किस स्कूल में हम भेजें जो एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके और हमारे बच्चे का ज्ञान बढ़ सके और ये एक अच्छा इंसान बन सके। इससे ज्यादा स्कूली सिस्टम हमें कुछ नहीं देता। स्कूल का सिस्टम मुझे कभी ये नहीं सिखाता कि जीवन में पैसा कैसे बनाया जाता, लेकिन जिस लिए हम लोग स्कूल भेजते हैं उस लिए भी हम लोग आज परेशान हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये स्कूल रजिस्टर्ड है या नहीं, इसका मैट्रिकुलेशन इंटर का जो रिजल्ट होगा वो कहीं और वैलिड होगा कि नहीं, और इस वजह से हम लोग स्कूल में एडमिशन कराने के लिए परेशान होते हैं। सर मेरा यही कहना है कि जहाँ पे बच्चे का कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा ये दूर दूर तक लोग नहीं जान रहे हैं, वहां पे लोग परेशान हैं। और जहां पे अपने जीवन का कैरियर बनाने की बात है और अपने जीवन का मतलब है अपने परिवार अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने की बात है, वहां पे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जो 1.5 लाख हिंदुस्तान में कंपनियां चल रही है उनके पीछे वो दिमाग लगा रहे हैं। आज मोदी केयर के पीछे, मोदी केयर के बगल में खड़ा होने वाला कोई कंपनी नहीं है, मोदी केयर के साथ टक्कर देने वाला कोई कंपनी नहीं है। ये चीज मैंने खुद महसूस किया। क्योंकि रवि सर का मुझे वो लाइन हमेशा याद रहता है कि दुनिया के तमाम नेटवर्क इंडस्ट्री में 95% लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन की प्रोग्रेस को देख के उसे गाली देते हैं और कुछ नहीं मिलता है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में जब मोदी केयर में आप देखेंगे कि 5% जो रेशियो है सफलता का वो यही है और हर जगह है। लेकिन 95% लोग जब 60% प्रोडक्ट रिटर्न लेते हैं तो उनको जो खुशी मिलती है वो अपने अपलाइन की सिर्फ तारीफ करते हैं और कुछ नहीं करते। ये बेसिक डिफरेंस उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा चीज मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा था कि मोदी केयर की जब मैंने शुरुआत कैसे की, 2 लाइन थोड़ा सा मैं उससे बताऊंगा। जैसे ही मुझे नवनीत सर का फोन आया, दिन 18 मार्च 2018, दिन सुबह के 8:30 बजे उनका फोन आया और उन्होंने 11:30 बजे मुझे कर्मचारी भवन बेगूसराय आने के लिए कहा। मैं कर्मचारी भवन गया, मुझे बैठने के लिए एक भी सीट नहीं मिली और 3.5 घंटे का प्रोग्राम मैंने खड़े अटेंड किया। मतलब इतना ज्यादा एनर्जी वहां मुझे देखने को मिला। उस प्रोग्राम को उस वक्त अजय सर, संदीप सर और अजय सर, पन्हास, संदीप सर, सज्जाद सर, ये लोग मिलके उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे। तो वहां की जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को देखने के बाद 3 से 3.5 घंटा कैसे मैं खड़े खड़े उस प्रोग्राम को देखा, मुझे खुद यकीन नहीं आया। उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद मैं सीधा होटल सायोनारा गया और वहां पे मेरी ज्वाइनिंग हो गई। मेरी ज्वाइनिंग जो हुई तो जैसा नवनीत सर ने बताया कि उन्होंने फर्स्ट डेमो करके मेरी ज्वाइनिंग। तो प्रोग्रेस नहीं होने की बात कैसे है? जब नवनीत सर और रवि सर के प्रोग्राम को देख करके, नवनीत सर के द्वारा डेमो देख करके अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा और वो उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, ये दूर दूर तक नहीं हो सकता। अब उस प्रोग्राम को देखने के बाद नवनीत सर, रवि सर दोनों चले गए जमशेदपुर, रांची, और हमारे दिल में खलबली बच गई कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम मोदी केयर को आगे बढ़ाएं। और ठीक
23 तारीख को मैंने बिना नवनीत सर से पूछे हुए प्रोग्राम रख लिया और 23 मार्च 18 को जो मैंने मीटिंग रखा उसमें 21 लोग आए। नवनीत सर अनूप सर से बात किए कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। अनूप सर दिव्या गोपाल जी को उस प्रोग्राम को लेने के लिए भेजे। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गोपाल सर का, जिन्होंने उस प्रोग्राम को आकर के लिया, क्योंकि आप जानेंगे कि उस 21 लोग जो उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, एक भी ऐसे लोग नहीं थे जिनकी इनकम 50,000 से नीचे हो। और जब वो प्रोग्राम लेना शुरू किए तो उनके प्रोग्राम खत्म होने के रात तक 19 लोगों की ज्वाइनिंग हुई सर। और उस 19 लोगों के ज्वाइन होने के बाद उसमें आज 13 लोग एक्टिव हैं और वो डायरेक्टर से लेकर के सीनियर ईडी तक है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि उनकी कामयाबी में मेरा कुछ रोल है। मैं एक माध्यम बना उन लोगों को दिव्या गोपाल जी के उस प्रोग्राम में लाने का। कामयाबी तो उस व्यक्ति के अंदर खुद पहले से मौजूद थी, मैंने तो बस उसके ऊपर जो परत पड़ा हुआ था उसे हटाने की कोशिश की। क्योंकि मेरी ये क्षमता नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को कामयाब कर सकूं। कामयाबी के लिए उस परम पिता परमेश्वर ने हर व्यक्ति के जहन में वो दिल और वो दिमाग दे चुका है कि वो अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन सोच खुद रख सकता है। सिर्फ माध्यम के रूप में हमारे जैसे लोग उनकी जिंदगी में आते हैं। और मुझे काफी खुशी हुई कि मेरे लेवल को सीनियर ईडी पे मैंने बाद में आया, लेकिन मेरे टीम से माननीय श्री यूबी शर्मा जी, कुमोद कुमार जी, ये लोग सीनियर ईडी लेवल को अचीव किए। और सबसे हंसी की बात तब आती है क्योंकि मेरी मुलाकात नवनीत सर से हुई, लेकिन मैंने प्लान पे कोई बात उनके साथ नहीं कर सका। नवनीत सर को भी लगा कि ये लड़का अभी 3000 का प्रोडक्ट खरीदा है, अब ये प्रोडक्ट यूज करेगा, एक सप्ताह में जब इसका एनर्जी हाई होगा मोदी केयर में फिर हम इसके साथ प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन हमारे अंदर तो इतनी आग लगी हुई थी कि हम एक भी दिन बैठने के लिए तैयार नहीं। सर के नहीं रहने के बाद हम प्रोग्राम को शुरू कर दिए और उस 19 व्यक्ति की ज्वाइनिंग एक ही लेग में हो गई। अब सारे लोगों को ये परेशानी दिख रही होगी कि भाई 19 आदमी एक लेग में, और लगातार 1 साल तक सींचा हूं उस लेग को विदाउट कोई मोटा इनकम। वहां 300, 500, 700, 900, 1100 रुपए की इनकम आ रही थी और वहां पे एक बड़ी तैयारी के साथ सब लोगों को सींचने की कोशिश कर रहा था। वहां पे ये देखने को मिला कि वो सारे लोगों का लेवल बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मैंने जो शुरुआत में गलतियां किया था वो गलती किसी और का नहीं हो, कोई और व्यक्ति गलती ना करे, इसलिए हमने सबका मिशन 6 पहले ही साल शुरुआत करना शुरू कर। वहां पे हम शुक्रगुजार हैं कि सुनील कुमार जी, यूबी शर्मा जी, कुमोद जी, निशत प्रवीण मैम, बब्बन जी, गजेंद्र गोस्वामी जी, ऐसे लोग उस लेग में आए जो कि निकट भविष्य में ये दिखाई पड़ रहा है कि वो अब लोग प्लेटिनम से जीबीडी की ओर जाएंगे। क्योंकि वो लोग पहले से ही इतने ज्यादा काबिलियत रखते हैं कि उन्हें सिर्फ स्पॉट चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो मेरे माध्यम से उनको मोदी केयर का मिला। अब वो लोग खुद बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वो 19 लोग जो एक लेग में ज्वाइन किए, तीसरे महीने ही वो लेग एलपीवी में तब्दील हो गया। और वहां से लेकर के टिल डेट कितनी आंधी आई, कितनी तूफान आए, यहाँ तक कि ये कोरोना वायरस आया, डीपी तक बंद रहने लगी, खुली नहीं रहने लगी। एक भी मंथ ऐसा नहीं गुजरा है जिस महीने वो लेग एलपीवी ना रहा। तो परेशानी जो आनी थी वो आई। एज ए गार्जियन कुछ लोग को अपने जीवन में जो परेशानी आनी होती है वो आता है।
लेकिन उनके बच्चे एक बेहतरीन जिंदगी जी सकें, इसके लिए वो कोशिश करते हैं, सोचते हैं। तो मुझे भी लगा कि शायद ऐसा कुछ परमपिता परमेश्वर ने मेरे द्वारा सोचा होगा और मैं स्टार्ट होगी। सर, पहला लेग में इतना मजा, इतना मजा, इतना मजा कि दूसरा लेग मैंने खोलने भर देरी हुई। दूसरा लेग जैसे ही खोला दूसरे महीने वो भी एलपीवी। और मैं आपको बताऊं कि आरसीएम बिजनेस से जो मेरी हाईएस्ट इनकम 44,000 से ज्यादा हुई थी, वो इनकम को पाने में मुझे 4 साल 9 महीने समय लगा। और उस बिजनेस को, उस इनकम को मोदी केयर में पाने में मुझे मात्र 1 साल 6 महीने लगे, जबकि 1 साल तक मैंने सिंगल लेग पे काम किया। अक्टूबर 2019 जो पहला मेरा बड़ा सा इनकम था वो 52,000 रुपए की इनकम थी। और अब तैयारी बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हमारे दूसरे लेग, तीसरे लेग, चौथे लेग में मुझे जीबीडी मिल चुके हैं। क्योंकि ये बिजनेस 2 ही चीज सिखाता है। पहला सिखाता है तलाशना, दूसरा सिखाता है तराशना। तो तलाश मेरी पूरी हो चुकी है। 4 लेग के 4 जीबीडी को मैंने खोज लिया है, अब उन्हें तराशना है। मैं बार बार ये चीज कहता हूं लोगों से कि सर, इस बिजनेस में काम क्या है, बस इस चीज को समझने भर देरी है। लोग कहते हैं कि सर मैं 2 डेमो नहीं कर पाता हूं। मैं ये महसूस करता हूं कि आप 2 डेमो इस वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप लोगों से डेली अप्रोच नहीं कर पाते। और डेली आप लोगों से इसलिए अप्रोच नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप डेली लिस्ट नहीं बना पाते। तो मैं छोटी सी एक स्टोरी है उसको शेयर करना चाहूंगा। एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देख रहा था और इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही थी। सचिन तेंदुलकर पिच पे मौजूद थे और उनके साथ पाकिस्तान के एक फास्टेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे। उस दौरान ये देखा गया कि हमारा जो दोस्त था उसके सोफे पे पास एक उसका डॉगी बैठा हुआ था जो बीच बीच में कै 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 आवाज करता था। तो इस आवाज को देख करके एक बार 2 बार देखने के बाद तीसरे बार मैंने बताया कि यार देखो वो परेशान होकर रहा है, अभी स्क्रीन पर से नजर नहीं हट रही है, आप थोड़ा सा उसे साइलेंट कीजिए। तो बताया कि देखिए वो जो सोफा पे बैठा हुआ है ना, सो ऐसा है कि उस सोफा में कील निकला हुआ है। अब वो कील जो है जब बैठे बैठे उसको चुभता है तो वो बीच में कै 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 करता है और आगे चल के वो फिर जो है पूरा शरीर उसी पे रख के बैठ जाता है। मुझे वो क्षण जीवन में कभी भूलने को नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, स्टोरी इज द ग्रेट मोटिवेटर। ये कहानी किसी और की थी, मैंने अपने आप पे बताया। वो क्षण मैं इसलिए नहीं भूल पा रहा हूं क्योंकि ये जिंदगी लोगों के साथ मैंने बीतते हुए देखा है। लोग जब अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल से गुजरते हैं तो उसके बगल से जब एक रेंज रोवर, उसके बगल से एक डिस्कवर, उसके बगल से एक फॉर्च्यूनर गुजरती है तो वो कील लोगों को चुभता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसको जो है गाली गलौज देते हुए 2 नंबर का पैसा होगा, ये होगा, वो होगा, धूल उड़ा दिया करके लोग अपनी जिंदगी में फिर उसी तरह बैठ जाते हैं। सर, मेरा ये कहना है कि हम और आप बच्चे हैं, जिस तरह हम और आप अपने बच्चों के विषय में सोच रहे हैं, ठीक उसी तरह से वो परमपिता परमेश्वर हमारे माता पिता हैं जिन्होंने धरती दिया है। और जब वो धरती दिए हैं तो धरती की हर चीज हमें देंगे और इसके लिए वो कील की चुभन भी वही देते हैं कि बेटा जाग सकता है तो जाग। अगर वो कील की चुभन हमें उस वक्त महसूस करके अगर हम खड़ा हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में हम एक बेहतरीन काम करके अपना बेहतरीन लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। लेकिन लोग बस थोड़ी देर के लिए उस चुभन को
बर्दाश्त करते हैं और फिर बैठ जाते हैं। मेरा अपील है हर लोगों से कि अगर आप अपने जिंदगी में अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ अगर प्यार करते हैं तो आप रात के 12 बजे उठ करके उनके चेहरों को देखेंगे तो आपको उनके चेहरे पे ये दिखाई पड़ेगा कि वो लोग के चेहरे पे हंसी होगी। और वो हंसी इसलिए होती है क्योंकि उनको भरोसा होता है कि मेरे लिए अभी भी रात के 12 बजे मेरा पति, मेरे पिता जागे हुए हैं। आप महसूस कीजिए कि उस फोटो फ्रेम से आप महसूस कीजिए कि आप अगर अपना पोस्टर को, अपने फोटो को क्रॉस लगा दीजिए तो क्या वो हंसी उन बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या रहेगी? अगर नहीं रहेगी तो बस आज के डेट में ही ये डिसीजन लेना है कि आप मोदी केयर में कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि करना तो है, जिंदगी भर कुछ ना कुछ करना है, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि जिंदगी भर कुछ करने से अच्छा है कि आप सिर्फ 3 से 5 साल तक मोदी केयर को खेलिए। हिंदुस्तान क्या, अगर पूरे विश्व में आपका नाम नहीं हुआ तो फिर आप कहेंगे कि भाई कोई बोला था। मैंने अभी कामयाबी की शुरुआत ठीक की है सर। हम आपको बताना चाहते हैं कि बेगूसराय में वो ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसके आगे में 2-4 गो गाड़ी लगी हुई रहती है, वो व्यक्ति किसी के यहाँ अगर 50,000 लाख रुपया मांगने के लिए जाता है तो उस व्यक्ति को मिल जाता है। लेकिन अगर एक नेटवर्कर जिसकी इनकम 1 लाख रुपए हो, अगर वो किसी के पास जाके 50,000 मांगने जाए तो उसे नहीं मिलेगा। वो इसे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो दिखाता ही नहीं है कि वो 1 लाख कमा रहा है। उसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए दिखाना पड़ेगा क्योंकि अगर वो अपने खर्चे को बढ़ाएगा नहीं तो उसको समाज में इज्जत, आबरू नहीं मिलने वाली। और जो व्यक्ति अपने खर्चे को बढ़ाया है उसी व्यक्ति का जीवन कामयाब हुआ है, उसी व्यक्ति के जीवन में अच्छी इनकम आई है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि आज के डेट में अगर समीर मोदी सर चाहते तो बोलते कि भैया मुनिधर आपने तो 3 साल मेंटेन कर, 3 महीना मेंटेन कर लिया सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब चौथे महीने से हम आपको कार फंड दे देंगे। अब वो हमको 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो कार फंड देते उसको हम अपने फैमिली खर्च में यूज कर लेते। क्योंकि पैसा बचता कहाँ है लोगों के लाइफ, सेविंग अकाउंट में पैसा बचता नहीं है। इतना ज्यादा सिस्टम बन गया है भीम और SBI यूनो कि लोग पैसा रख ही नहीं पाते, रह ही नहीं पाएगा। एक सुंदर सा टी-शर्ट दिखेगा बस सारा पैसा खींचा जाएगा। अगर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि मैंने आपको कार देना है और आप उस कार पे चढ़ेंगे तो आपको समाज में इज्जत और आबरू मिलेगा। आप जानेंगे कि आपके पड़ोसी इस बात को समझ रहे हैं कि आपकी एक बेहतरीन इनकम है और आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी है। यही कारण है कि वो इस तरीके का प्रोग्राम बनाए हैं कि आप 3 महीने मेंटेन करें और फिर चौथे महीने, 5वें महीने से जब भी आपकी इच्छा हो तो आप कार लें। मैंने भी सर ये प्रोग्राम बनाया है कि हुंडई का क्रेटा मैं 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन लेने जा रहा हूं। ये चौथा महीना है मेरा और इस महीने प्लैटिनम जा रहा हूं विथ 1 लाख PGBV के साथ। क्योंकि जब काम करने का जुनून सवार होता है तो तैयार होने में जो समय मुझे लग जाए, लेकिन फिर उसके बाद मैं काम करने के वक्त ये भूल जाता हूं कि मुझे कुछ और भी काम है। तो काम ही काम मुझे दिखाई पड़ता है और अभी जरूरत है काम करने का। इस कोरोना काल में जितना जूम का हम लोग सहयोग ले सके, जितना इंटरनेट मीटिंग की हम सहयोग ले सके, लेकिन हम ये सोच लिए हैं कि 2020 में चाहे स्थिति जो रहे GBD जाना है तो जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने टीम से 4-4 GBD को फाइंड आउट करके बैठा हूं और अब उनको अगर तराशने की मैं कोशिश करूंगा और मैं खुद अगर GBD नहीं जाता हूं तो मुझे ये महसूस होगा कि शायद मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इस सिस्टम में आते हैं और वो बोलते हैं भाई मुझे पैसा कमाना नहीं है, मैं तो पहले से ही डॉक्टर हूं, मैं पैसा तो मेरे पास बहुत सारा आ रहा है, मुझे टाइम चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको भी पैसे के लिए पहले सोचना पड़ेगा। अगर उनका चेक बड़ा नहीं होता है तो वो अपने किसी डाउनलाइन को इस बात का एहसास नहीं करा सकते हैं कि कैसे बड़ा चेक लाया जाता है।
क्योंकि पैसा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा फिर इज्जत, फिर दूसरा आता है समय, तीसरा आता है इज्जत, चौथा आता है शोहरत और पांचवा आता है सुरक्षा। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को अगर सोचना है तो वो पैसे के विषय में सोचे कि कैसे बड़ा से बड़ा चेक निकाला जाए। और अपने रवि सर, हम शुक्रगुजार हैं कि ऐसे ऐसे महागुरु हमारे एलओएस में हैं जिनके माध्यम से मुझे किसी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतना कैलकुलेटिव प्रोग्राम बना के पहले से ही वो पीडीएफ फाइल में भेज चुके हैं, बस उसमें तो नाम भरना है। तो काम करने का वक्त शुरू हो चुका है। ये 2000 ईस्वी में जब इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग का जन्म हुआ अपने भारत में, तो अच्छे अच्छे अचीवर्स जिनके पास 35-35 साल का अनुभव था, वो बताए थे कि इंडिया 20 साल पीछे है और इस सिस्टम को भी समझने में उसको 20 साल लगेगा। ठीक अभी 2020 में ये देख रहा हूं कि लोग के अंदर इसकी भूख आ चुकी है। अभी ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि हमारे बगल में हमारे एक डाउनलाइन है प्रवीण कुमार रवन जी, महीने में 5 लाख से ज्यादा उनकी इनकम है। रेस्टोरेंट चलाते हैं, विवाह भवन चलाते हैं, उनके बड़े भाई का बीएड कॉलेज है। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि इस कोरोना काल ने हर व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम अभी तक क्या कर रहे थे और मुझे क्या करना है। ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा वो चीज देख रहे हैं कि अगर मुनिधर, अनूप गुप्ता जी, नवनीत सर अगर ये अचीव कर सकते हैं, तो प्रवीण कुमार जी भी लाइन में हैं, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए हैं कि नहीं, मुझे भी कंपनी से हाई प्रोफाइल बड़े लेवल पे जाना है, बड़ी इनकम में जाना है। तो इस तरह से हम महसूस कर रहे हैं कि हर उस व्यक्ति के अंदर जागने का पूरी तरह से तरीका भरा हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोदी केयर को समझने के बाद उसको स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन स्टार्ट होने में हर व्यक्ति को अपना एक टाइम लगता है। हमने ये चीज जाना, मुझे बहुत खुशी मिली कि अनूप सर जब इस सिस्टम को शुरू किए तो 3 महीना काम करने के बाद वो 1 लाख रुपए की इनकम पे चले गए। लेकिन मैंने इसका कारण पता किया तो इसका कारण मुझे यही मालूम चला कि पिछला 1 साल तक वो इस सिस्टम को जज कर रहे थे और 3 साल तक वो लगातार काम किए। तो मुझे ये चीज का महसूस हुआ कि सफलता, एक व्यक्ति का डिफिनीशन है सफलता, तो सफलता होता क्या है? सफलता यानी 100 से सपना होता है कि व्यक्ति के पास सपना हो। फिर फ से फासला यानी कि उस व्यक्ति को अपना और उस सपने की दूरी का पता चले। फिर लॉ से लगातार वो उस पर से पूरी ताकत के साथ काम करे, तो उस व्यक्ति को सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। या तो किसी व्यक्ति के पास सपना होता नहीं है, या तो सपना है तो उस सपने से उसकी दूरी क्या है इस बात को वो नहीं नाप पाते हैं। फिर लगातार जो है ये बहुत मायने रखता है। किसी भी परिस्थिति में लोगों को रुकना नहीं, और जब लगातार लगे हुए ही हैं तो पूरी ताकत के साथ क्यों नहीं लगे रहेंगे। तो सफल होने में अगर कोई रुकावट है तो बस इस सफलता का डिफिनीशन उनको समझना है। मैं जान रहा हूं कि लोगों के मुंह से जो काश निकलता है वो काश क्या है? वो काश सिर्फ है के फॉर नॉलेज, वहां पे नॉलेज की कमी होती है। ए फॉर एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है। एस फॉर स्किल डेवलप करने का सिस्टम है ये। लोगों को बताया जाता है कि आप अच्छे लीडर्स का कैसे सुने, अच्छे राइटर का बुक पढ़ें, आपका स्किल डेवलप होगा। लोग स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं, और एच से हैबिट, वो अपना हैबिट में इस सिस्टम को नहीं डाल पाए। सर मैं बताना चाहूंगा, मेरा डेमो किट जो है जब मैं तैयार कर रहा था, मैंने किसी व्यक्ति से नहीं पूछा, सीधा जाकर के वीआईपी के शोरूम में गया और 4,999 रुपए का एक बैग खरीदा। और उसमें जो डेमो किट सर आप रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, बस वो चीज मुझे नवनीत सर के माध्यम से जानने को मिला
और मैंने भी वही डेमो किट बनाया, 2 किट वाला, यानी कि अप्रॉक्स 15,000 के आसपास मेरा एक्सपेंस हुआ और मेरी डेमो किट स्टार्ट हो। तो मेरा कहने का चीज ये है कि मैं किसी अच्छे व्यक्ति के पास जब बताने के लिए जा रहा हूँ प्लान, और वहां पे अगर मैं एक 2 रुपए का पेन निकाल के वहां लिखने की करोड़ों रुपए या लाखों रुपए की बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति हमें देख रहा होता है और वो हमसे कन्विंस हो रहा होता है। प्लान में किसका बता रहा हूँ वो सेकेंडरी चीज है। समीर मोदी आजादी प्लान वहां पे मेरे बाद आता है। मेरा पोस्चर क्या है इस पर डिपेंड करता है कि अगला व्यक्ति कितना जल्दी स्टार्ट। मैं आपको बताऊं कि अभी तक मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे नो कह सके। जितने लोग मिले सब यस किए। कुछ यूजर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं, कुछ सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ स्टार्टेड हैं, खुद से लगे हुए हैं, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ती है और लाखों रुपए का बिजनेस भी कर लेते हैं। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ